नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हाजिर है एक नया वीडियो सेशन लेकर। इस सेशन में हम लेवल 4 ऑटोमोबाइल की बूस्टर वीडियो का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे जो पार्ट 1 में हम नहीं कवर कर पाए थे। तो सभी बच्चे पार्ट 2 देखकर अपने सिलेबस की अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि वाल्व की जो हम रिफेसिंग करते हैं, रिफेसिंग का जो ऑपरेशन रहेगा, तो वहाँ पर जब हम मशीन का एंगल सेट करेंगे, वहाँ पर जिसने रिफेसिंग करनी है, तो वो कितने डिग्री रखेंगे। तो उसका आंसर आपने लिखना है 35 टू 45 डिग्री, 35 से 45 डिग्री के बीच में रखते हैं। फिर आता है एक वाल्व लीकेज किस किस चीज़ का कारण बन सकती है, यानी कि उसके परिणाम क्या हैं, कॉन्सिक्वेंस, इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं। यदि वाल्व लीकेज है तो क्या उसके बाद इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि वह फ्यूल ज़्यादा खाएगा, हमारा जो इंजन है वो फ्यूल की कंजप्शन ज़्यादा करने लगेगा। उसके बाद पिकअप नहीं होगी, क्योंकि कंप्रेशन नहीं बनेगा तो पिकअप नहीं होगी। उसके बाद इंजन लोड नहीं लेगा हमारा, और स्टार्टिंग भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब उसका पूरा कंप्रेशन नहीं बनेगा तो उससे क्या होगा, हमारी स्टार्टिंग भी हार्ड हो जाएगी, स्टार्टिंग भी मुश्किल से होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्टन रिंग कितने होते हैं। तो एक तो ये समझना होगा आपको कि कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इस दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो है पहला पिस्टन रिंग कितने होते हैं, तो वो आपसे नंबर्स ऑफ पिस्टन रिंग पूछा गया है। तो उसमें आएगा टोटल 3 पिस्टन रिंग होते हैं। 2 उसमें होते हैं कंप्रेशन रिंग, एक होता है ऑयल कंट्रोल रिंग। मतलब सेम टाइप के 2 रिंग हो गए और एक डिफरेंट टाइप का हो गया। तो ये काउंटिंग में 3 हो गए, लेकिन टाइप में कितने हो गए, 2 प्रकार के। तो पहला होता है कंप्रेशन और दूसरा होता है ऑयल कंट्रोल। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पिस्टन रिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं, काम क्या क्या करते हैं ये, तो सबसे पहला है कंबशन चैम्बर को सील कर देता है। कौन करता है, कंप्रेशन जो हमारे रिंग होते हैं वो करते हैं, जिससे कि कंबशन गैसें जो उसके ऊपर होती हैं पिस्टन के, वो नीचे क्रैंक केस में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। इसके बाद क्या है, कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक में क्या करते हैं, वो कंप्रेशन का प्रेशर बनाए रखते हैं। इसके बाद है हमारा इंजन ऑयल की खपत को कंट्रोल करते हैं। जो इंजन ऑयल की कंजप्शन है ऊपर से नीचे जो जारी है, ऊपर कितना जाना है कंट्रोल करके उसको भेजते हैं, फिर दोबारा से नीचे ले आता है, वो ऑयल कंट्रोल रिंग करता है, ऑयल की लीकेज को भी रोकता है। उसके बाद है हमारा क्लच स्लिप के कोई 3 कारण और समाधान बताएं। यदि हम क्लच सर्विसिंग के चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ पर क्लच की स्लिपिंग का एक टॉपिक आता है हमारे पास, ट्रबल शूटिंग का। तो हो सकता है इस पर एक क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्लच स्लिपिंग के 3 कारण लर्न कर लीजिए कि क्लच स्लिपिंग के कौन से कारण है। पहला, क्लच की फ्री प्ले है जो वो इम्प्रॉपर हो जाए। तो यदि इम्प्रॉपर है तो उसकी पहले फ्री प्ले की क्या करेंगे, पैडल की सेटिंग करेंगे। इसके बाद है डायफ्राम स्प्रिंग का कमज़ोर होना, इसे क्या करें, हम बदल देंगे। उसके बाद है क्लच प्लेट की जो लाइनिंग है उस पर ऑयल लगा होना। तो क्लच प्लेट की यदि लाइनिंग पर ऑयल लगा हुआ है तो लाइनिंग को या तो चेंज कर दें। पहले क्लच की लाइनिंग भी चेंज किया करते थे, लेकिन अब तो क्लच की जो प्लेट है वो पूरी प्लेट को ही चेंज कर देते हैं। उस हिसाब से उसका अरेंजमेंट होता है कि अब क्लच प्लेट ही चेंज करते हैं। तो उसके बाद आता है क्लच जडर के कोई 3 कारण और समाधान बताएं। जडर क्या है, बेसिकली झटका लगाना। जब आप क्लच को ऑपरेट करते हैं, जो उसका ऑपरेशन करते हैं, गियर चेंजिंग करते हैं या न्यूट्रल में करते हैं उसको, तो उस टाइम पे क्लच रिलीज़ करते हुए एक झटके की आवाज़ देता है, शॉक देता है, तो उसको बोलते हैं आपको जडरिंग कर रहा है वो। तो उसका फर्स्ट क्या रीज़न हो सकता है, वीकन डायफ्राम। जो उसके डायफ्राम का जो वो स्प्रिंग बने हुए हैं इस टाइप से, ऐसे होते हैं डायफ्राम, पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया था इस टाइप से। तो ये डायफ्राम स्प्रिंग क्या है, कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसके साथ इसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। रस्टेड क्लच केबल, क्लच केबल यदि रस्टेड है तो भी क्या होगा कि क्लच हमें क्या है कि रिलीज़ करने में और दोबारा से ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आएगी, तो उसकी केबल को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। ब्रोकन क्लच डिस्क, यदि क्लच डिस्क ब्रोकन हो जाती है, कहीं से क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, तो भी प्रॉब्लम आएगी, तो उसको रिप्लेस कर दें क्लच डिस्क को। इनपुट का क्लच, इनपुट शाफ्ट है जो क्लच शाफ्ट है, ये ओब्लिक आ गया, तो उसके जो सप्लाइन है, सप्लाइन मतलब किसी भी शाफ्ट के इंटरनल टीथ बनाए होते हैं उसको सप्लाइन बोलते हैं। तो उसके बाद उसको क्या कर दें, यदि वो आपके डिफेक्टिव हो गए हैं, यहाँ पे आ जाएगा डिफेक्टिव, तो आपने क्या करना, उसको भी शाफ्ट को भी क्या कर देना, रिप्लेस कर देना है। अब आ सकता है आपके पास सस्पेंशन सिस्टम के कोई फंक्शन पूछ लें तो भी आप
क्या लिखेंगे। सबसे पहले क्या करता है सस्पेंशन सिस्टम कि वाहन की जो सवारी लायक ऊंचाई या हाइट है जो वो बनाए रखता है, ताकि वो उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है बनी रहे। व्हीकल को लगने वाले शॉक फोर्सेस को कम करता है, जो व्हीकल को शॉक के झटके लगेंगे उसके फोर्सेस को कम कर देता है। उचित व्हील अलाइनमेंट को मेंटेन करता है, जो व्हील की अलाइनमेंट है वो भी मेंटेन रखता है। ऐसा नहीं कि जो पहले अलाइनमेंट थी वो बिगड़ जाए, तो उसमें ऐसा अरेंजमेंट बनाया होता है कि उसकी अलाइनमेंट ना बिगड़े। तो बुशेस का, शॉक एब्जॉर्बर का, रोड्स का, बैलेंस रोड का, स्टेबलाइजर बार का, सभी का अरेंजमेंट होता है सस्पेंशन सिस्टम में। टायर का रोड के साथ कॉन्टैक्ट बना के रखता है, टायर का ग्रिपिंग रहती है। और व्हीकल की ट्रैवल की डायरेक्शन भी कंट्रोल रखता है। ये नहीं कि आप सीधे सीधे चल रहे हैं, कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी बना के रखता है। इसके बाद आता है सस्पेंशन मेंटेनेंस के 5 टिप्स बताएं। तो ये भी 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में से आ सकता है, तो 5 पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा। कि ओवरलोडिंग से परहेज करें, ओवरलोडिंग व्हीकल में ना रखें, उससे भी आप सस्पेंशन सिस्टम का कोई पॉइंट डिफेक्टिव हो सकता है शॉक करके ज़्यादा ओवरलोडिंग में जंप लेने से उसकी जो गैस या हाइड्रोलिक लीकेज हो सकती है। उचित टॉर्क के साथ सभी भागों को कसें, तो जितने भी आपके सस्पेंशन सिस्टम के कंपोनेंट है तो उसको पूरी टॉर्क से ढके, उचित टॉर्क से कसें। कि हो सकता है कि आपका कोई कंपोनेंट यदि लूज़ रह जाता है तो उसकी वजह से भी आपका सस्पेंशन सिस्टम फेल हो सकता है। अचानक एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग से भी परहेज करें। एक सडन एक्सेलरेशन भी ना दें कभी, और सडन ब्रेकिंग भी ना करें, उससे एकदम से काफ़ी हाई लोड पड़ता है सस्पेंशन सिस्टम पर, तो उसके फेल होने के चांसेस भी रहते हैं। लीफ स्प्रिंग और इसकी फिटिंग को पूरी तरह से साफ़ करें। यदि लीफ स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं आप सस्पेंशन सिस्टम में तो उसकी पूरी फिटिंग को भी साफ़ करें। उसके बाद आता है सेंटर बोल्ट को चेक करते रहें, जो उसका सेंटर बोल्ट है उसको भी चेक करते रहें। ऐसा ना हो कि कई बार वो टूट जाता है तो उसकी अलाइनमेंट हिल जाती है सभी लीव्स की। प्रत्येक लीफ को ग्रेफाइट ग्रीस से लुब्रिकेट करें, तो लीव्स को भी समय समय पर ग्रेफाइट लुब्रिकेट से ग्रीस करें जब भी आप उसकी सर्विस करें। न्यूमेटिक ग्रीस गन से क्या करें, शेकल पिन को लुब्रिकेट करते रहें। तो शेकल पिन क्या होती है ये अभी आप अगले क्वेश्चन में जानेंगे। अगले क्वेश्चन में हमारे पास 2 टॉपिक आ रहे हैं। एक तो कैम्बरिंग क्या होती है, ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, कैम्बरिंग क्या होती है। तो लीफ स्प्रिंग को, मान लीजिए ये लीफ स्प्रिंग झटके लगने के बाद बार बार जो इसकी ये वाली एंगल है, मान लीजिए वो बार बार झटके लगने से वो ये एंगल बन गया उसका। तो इसको दोबारा से वो एंगल बनाने के लिए इसको हैमर से पीट कर हैमरिंग करके इसको फिर यही डिज़ायर एंगल देके इसकी जो यहाँ से यहाँ की हाइट है और ये देखो हाइट ये बढ़ा देते हैं हमारे, तो इसको बोलते हैं कैम्बरिंग। तो लीफ स्प्रिंग को की हैमरिंग की प्रोसेस को कैम्बरिंग कहते हैं, जिससे वह डिज़ायर्ड हाइट वांछित ऊंचाई प्राप्त कर सके। ठीक है। शेकल क्या होती है, ये शेकल एक तरफ से इसका सिरा फिक्स होता है, एक तरफ से मूवेबल होता है। जिस तरफ से मूवेबल होता है वहाँ पे जो लगी होती है उसको बोलते हैं शेकल पिन। शेकल एक ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग लीफ स्प्रिंग लगे वाहनों में प्रयोग करते हैं। यह लीफ स्प्रिंग को मूव करने के लिए क्या प्रदान करती है, लचक प्रदान करती है। इसकी वजह से ही जब वो सीधा होता है तो इस यहाँ पर लगा लीजिए, ये वाली पिन है जो, तो जैसे ही यहाँ पर जंप लगा तो ये वाला जंप लगने से क्या होगा, सीधा होगा। सीधा होने के लिए इसको एक्सपेंशन चाहिए, तो ये वाला इस पोजीशन में आ जाएगा, ऐसे पोजीशन अपनी चेंज करता रहेगा और उसकी जो लंबाई है बढ़ती घटती रहेगी। कैम्बरिंग करती क्या है, हेल्प, कैम्बरिंग हेल्प टू रिड्यूस द डैश ऑफ स्प्रिंग। तो कैम्बरिंग स्प्रिंग की डैश को कम करने में सहायता करती है, तो इसका आंसर आएगा लचक या फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को कम करने में सहायता करती है। शॉकर की लाइफ को प्रभावित करने वाले कारण बताएं। शॉकर की लाइफ किन कारणों से प्रभावित होती है। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया था कि ओवरलोडिंग ना करें, तो ओवरलोडिंग से सीधा शॉकर की जो लाइफ है इफेक्टेड होगी। ख़राब हुई लिंकेज और बुश, यदि कोई लिंकेज ख़राब है वो बुश है तो उसको भी आप समय समय पर चेक करवाते रहें। यदि आपको लगता है कि कोई बुश कट चुका है तो उसको बदल दें, उसकी वजह से आपका सस्पेंशन सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ी हो सकती है। गैस या फ्लूइड की लीकेज, यदि लीकेज हो चुकी है शॉकर की ऑपरेशन में तो इसका मतलब वहाँ पे कोई सील लीक है, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम आएगी। सर्विस का सही तरीके से ना होना, यदि आपने सस्पेंशन सिस्टम की सर्विसिंग की है और उसमें आपने कोई पॉइंट छोड़ दिया है तो उस वजह से भी आपका सस्पेंशन सिस्टम फेल हो सकता है। सड़क की कंडीशन, सड़क की हालत भी डिपेंड करती है कि आपका जो सस्पेंशन है वो कितने टाइम तक चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग गियर। रैक एंड पिनियन टाइप जो स्टीयरिंग होता है आप पढ़ चुके होंगे, मैकेनिकल में भी यूज़ होता है, पावर में यूज़ होता है। ये एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से स्टीयरिंग हमारा वर्क करता है। तो ये कहते हैं, इसका एक फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ है, रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग गियर इज़ यूज्ड फॉर डैश व्हीकल एंड इन डैश ट्रेन।
किस व्हीकलों में यूज़ होता है? लाइट व्हीकल्स में यूज़ होता है। और किस स्टीयरिंग में यूज़ होता है? पावर स्टीयरिंग में। मतलब पावर स्टीयरिंग में भी यूज़ होगा और लाइट व्हीकल में भी यूज़ होगा। ठीक है, तो ये फिर इन द ब्लैंक्स आ सकता है पेपर में। आगे आ सकते हैं आपके पास DMM की फुल फॉर्म। DMM की फुल फॉर्म रहेगी डिजिटल मल्टीमीटर। पहले तो आपको पता होना चाहिए मल्टीमीटर क्या है। मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों चीज़ों को मापने के लिए किया जाता है। पहले क्या होता था? वोल्टेज के लिए अलग वोल्टीमीटर होता था, करंट के लिए एम्पियर मीटर होता था, रेजिस्टेंस के लिए ओम मीटर। तो इन तीनों को एक ही डिवाइस में मापने के लिए मल्टीमीटर का मतलब इन्वेंशन हुआ। और ये पहले आता था एनालॉग टाइप में। एनालॉग में क्या होता था? इस टाइप से ये जो बॉक्स है इसमें नंबरिंग पहले से मार्क्स हैं, तो यहाँ पे बस एक नीडल बनी हुई है, सुई बनी हुई है, तो ये सुई उतनी ही उठ जाती थी जहाँ पे उसको पॉइंट जितनी वोल्टेज उसको शो करनी है। लेकिन इसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं थी जितनी डिजिटल टाइप मल्टीमीटर की आ चुकी है। तो ये मतलब अब की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें डिजिट में मान लीजिए 12.15 वोल्ट है तो 12.15 वोल्ट यहाँ पर लिखा आ जाएगा डिजिट्स में। आगे है टेस्ट लाइट। टेस्ट लाइट क्या है? सिंपली मान लीजिए एक आपने कभी देखा होगा कि मैकेनिक लोग चेक करते हैं, कोई टेक्नीशियन चेक करते हैं उसको गाड़ी को, तो उन्होंने एक बल्ब के साथ एक वायर का कनेक्शन करके 2 वायर लगा के एक टेस्ट लाइट बनाई होती है, तो उस टाइप की टेस्ट लाइट भी कह सकते हैं। तो वो टेस्ट लाइट या आप अपनी एक टेस्ट लाइट बना सकते हैं, या बनी हुई रेडीमेड टेस्ट लाइट भी आती हैं जिसमें एक वायर का कनेक्शन उसमें ऑलरेडी हुआ होता है। तो एक कनेक्शन के साथ हम इसलिए रख लेते हैं कि हमने वहाँ पे पावर सप्लाई या उसकी कंटिन्यूटी किसी प्रकार से कुछ चेक करना हो तो वो टेस्ट लाइट बल्ब से हम चेक कर सकते हैं। तो टेस्ट लाइट इज़ यूज्ड व्हेन द टेक्नीशियन नीड्स टू डैश फॉर डैश इन द सर्किट। कहते हैं टेस्ट लाइट कब प्रयोग की जाती है? कि जब टेक्नीशियन को लुक मतलब देखना होता है फॉर क्या, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिकल पावर लिखा हुआ है नीचे, इलेक्ट्रिकल पावर विद्युत शक्ति को देखना होता है। तो ये आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकती है कि जो टेस्ट लाइट है उसका क्या कार्य है। इसके बाद आता है हमारा बैटरी हैंडलिंग की प्रिकॉशन। बैटरी हैंडलिंग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है? तो सबसे पहला वो बैटरी का जो एसिड होता है वो क्रोजिव होता है, नुकसानदायक होता है। मतलब किसी भी स्थान पर गिरेगा उस स्थान पे कोई ना कोई नुकसान देगा। मान लीजिए लोहे पर गिरेगा तो उसके साथ रिएक्शन करेगा, हमारी स्किन पर गिरेगा तो उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो स्किन, आइज़, क्लोथ्स आदि के सीधे संपर्क में ना आने दें। बैटरी से कनेक्शन करते समय पोलैरिटी का जुड़ा है, मतलब पोलैरिटी मतलब जो उसके पोल्स हैं और जिस बैटरी से कनेक्शन कर रहे हैं उसके पोल्स हैं, या बैटरी को हम वायर से कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि गाड़ी की जो नेगेटिव वायर्स हैं उसके साथ हम पॉजिटिव कर रहे हैं और पॉजिटिव, तो उसका सर्कल हमारा क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। उस वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है बैटरी में भी। यदि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट कम है तो और ना ऐड करें उसे, बल्कि इसकी जगह खारा पानी ऐड करें। मान लीजिए आपकी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट कम है तो आपने उसका लेवल पूरा करना है, तो ये नहीं कि आपने इलेक्ट्रोलाइट ही डाल देना उसमें। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड मान लीजिए और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है उसके सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। बैटरी के आसपास हैंड टूल ना रखें, ये सबसे बड़ी बात है कि कई बार हम स्पैनर वगैरह हमने बोनट खोला होता है, बैटरी के आसपास हम स्पैनर या टी स्पैनर वगैरह रख देते हैं वर्क करते हुए, प्लायर वगैरह रख देते हैं। तो ध्यान रखना है आपने, क्योंकि उसमें क्या है कि यदि वो वहाँ से स्लिप होकर बैटरी के ऊपर गिर जाता है तो बैटरी के यदि दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देता है तो उससे बैटरी का विस्फोट भी हो सकता है। बैटरी को वेंटिलेटेड क्या होता है बेसिकली अपनी भाषा में कहें तो हवादार कह सकते हैं। तो बैटरी को हवादार जो एरिया है वहाँ पर रखें, ऐसा ना हो कि वो क्लोज्ड एरिया हो तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा हो कि बैटरी में से जो गैसेज निकलती हैं उस वजह से आपको कोई नुकसान हो, सफोकेशन हो। यदि बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट फ्रोज़न है, फ्रोज़न मीन्स कह सकते हैं जम गया है, तो इसे पहले सामान्य टेम्परेचर पर आने दें तभी इस पर कोई टेस्टिंग का काम करें। यदि आपने बैटरी टेस्ट करनी है और इसका इलेक्ट्रोलाइट ऐसे किसी इलाके में है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है और फ्रीज हो गया है वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, तो आपने सबसे पहले उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आना है, तभी आपने उस पर कोई टेस्टिंग का काम करना है। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। वाल्व की रिकंडीशनिंग में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? सबसे पहला काम हम वाल्व की रिकंडीशनिंग में वाल्व की रीसरफेसिंग करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन था मैंने बताया था आपको, उसमें टूल को आपने 35 से 45 डिग्री सेल्सियस पे लगा के एंगल सेट करके उस पर रीसरफेस बनाना है उसका। वाल्व की सीट कटिंग और ग्राइंडिंग, वाल्व की सीट को कट करना या ग्राइंड करना। वाल्व की लैपिंग ऑपरेशन, ये 3 ऑपरेशन हम वाल्व की रिकंडीशनिंग में करते हैं उसको फिर से कंडीशन बनाने के लिए ताकि वो यूज़ हो सके। इसके बाद है व्हील बेस क्या होती है? व्हील बेस क्या है? अगले एक्सल का जो सेंटर है और पिछले एक्सल का जो सेंटर है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? व्हील बेस। ये आ सकता है आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन।
वो कहते हैं कि यदि इम्प्रॉपर हो जाती है व्हील तो कोजिज कारण बनती है डैश टायर वियर का, डैश टायरों की डैश घिसावट का कारण बनती है कौन सी, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल का उल्टा, नॉर्मल मतलब सामान्य, एबनॉर्मल मतलब असामान्य, मतलब कि जो घिसावट नहीं होनी चाहिए वो होने लग जाती है, तो इसका मतलब नॉर्मल नहीं है वो। अब ये कुछ आपको जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हमारा, उसका फर्स्ट जो सेशन है उसमें कुछ साइन थे, सिंबल्स थे, तो वो सभी तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, कुछ सिंबल हम क्विक रिवीजन के लिए कवर करते हैं। तो इस टाइप का यदि आपको सिंबल दिखाई दे, 3 पॉइंट लेफ्ट में जा रहे हैं, 3 पॉइंट राइट में, तो उसको बोलेंगे हम डिप स्विच, कनेक्शंस करने के लिए होते हैं। उसके बाद आता है हमारा हैवी ड्यूटी स्विच का ये साइन रहेगा हमारा। और यदि हमने अर्थ के साथ कोई चीज़ कोई वायर को ग्राउंड किया और वहाँ पर हमने मेंशन करना है सिंबल, तो हम अर्थ ग्राउंड कर देंगे, उससे टेक्नीशियन को कोई भी डायग्नोजिंग करते समय यह सामने दिख जाएगा कि ये वाली वायर अर्थ को गई हुई है। जंपर लगा रहे हैं यदि मान लीजिए एक कनेक्शन से दूसरी जगह हम डायरेक्ट कनेक्शन दे रहे हैं, तो हम वहाँ पर ये साइन यूज़ कर देंगे, तो पता लगेगा कि हमने वहाँ पर जंपर लगाया हुआ है। उसके बाद आता है बैटरी, बैटरी का ये साइन रहेगा, कहीं पर भी हमने बैटरी को इंडिकेट करना हो। डायोड का ये साइन होता है। एक इसके साथ आपको बता दूं, डायोड का इस टाइप से यदि साइन आ गया तो आपने उसके साथ, ये आपको पूछ लिया, कहा दिया गया कि आपने बनाना है, तो ये इस टाइप का साइन बनाना है, तो उसको बोलेंगे हम जीनर डायोड। ये वैसे इलेक्ट्रॉनिक का फील्ड है, फिर भी आपको बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है आप ऑटोमोबाइल के ही इलेक्ट्रिकल फील्ड में फ्यूचर में जाएँ, ऑटोमोबाइल का भी एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रिकल, तो उसको ऑटो इलेक्ट्रिकल बोलते हैं। तो इस टाइप के बेसिक्स आपके इस लेवल तक कवर हो चुके हैं, आगे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा जनरेटर का साइन है। उसके बाद कहते हैं कि बैटरी टेस्टिंग के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला टेस्ट करते हैं बैटरी का टर्मिनल टेस्ट। टर्मिनल को चेक करते हैं कि टर्मिनल में उसकी लूज़ पॉइंट तो नहीं, वहाँ पर कोई उसका वोल्टेज का लॉस तो नहीं हो रहा। फिर लीकेज टेस्ट करेंगे कि कोई लीकेज तो नहीं हो रही बैटरी की बॉडी में। इंसुलेशन टेस्ट करेंगे कि बैटरी की वहाँ की जो बॉडी है जहाँ व्हीकल पे रखी है उसके साथ इंसुलेशन ठीक है। और स्टेट ऑफ चार्ज टेस्ट, जो बैटरी की चार्ज की कंडीशन है वो हम लोड वगैरह डालकर उसमें चेक कर सकते हैं कि उसकी लोड डालने से चार्जिंग स्टेट कैसी रहती है। उसके बाद आता है हमारा फ्यूज़। फ्यूज़ क्या है कि सेफ्टी डिवाइस है, दे आर यूज टू प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सर्किट अगेंस्ट इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव करंट। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इनका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिकल उपकरणों को और सर्किट को बचाने के लिए, किसके विरुद्ध, अत्यधिक करंट के प्रभावों से बचाने के लिए। ज़रूरत से ज़्यादा करंट आ जाता है तो उसको बचाने के लिए। एक क्वेश्चन और यहाँ पे जनरेट होता है कि आपसे कोई पूछा जाए कि जो फ्यूज़ की रेटिंग है उसको किस में हम मेज़र करते हैं, तो एम्पियर आएगा, ए लिखा होता है ना, तो एम्पियर में रेटिंग आती है। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं 10 एम्पियर का, वो हमारा 10 एम्पियर का क्या है फ्यूज़ है, 20 का है, 30 का है, तो ये क्या है इसकी रेटिंग होगी, इसको मापने की यूनिट होगी। हीटर एंड एयर कंडीशनर का फॉर एग्जांपल कितने का होता है, 25 एम्पेयर का। और इंटीरियर जो अंदर के लैंप होंगे उसका 7.5 एम्पेयर का होगा। ये एग्जांपल बता दिए आपको। यदि आपसे कोई पूछते हैं कि फ्यूज़ के टाइप क्या क्या होते हैं, तो आपको बेसिक रिवीजन से याद आ जाएगा, नेम याद होंगे तो आप अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्लास और सेरामिक टाइप फ्यूज़, ब्लेड टाइप फ्यूज़, बुलेट और कार्टरेज टाइप फ्यूज़। इसके बारे में आपने अपने सिलेबस के दौरान पढ़ा होगा। और एक फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है कि द फ्यूजेस आर जनरली इंस्टॉल्ड इन अ सेंट्रल डैश। फ्यूज़ जनरली कहाँ पे होते हैं, उनका एक सेंट्रल क्या है कि वहाँ का एक पॉइंट बना दिया जाता है, वहाँ पे सेंट्रल फ्यूज़ बॉक्स बना दिया जाता है, वहीं पे सभी फ्यूज़ एंड रिलेज इस टाइप से वहाँ पे उस बॉक्स में ही कवर कर दी जाती हैं। तो उसको क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, सेंट्रल फ्यूज़ बॉक्स। इसके बाद आता है टू चेक फॉर ए शॉर्ट टू ग्राउंड रिमूव द डैश एंड डिस्कनेक्ट द डैश। कहते हैं कि ग्राउंड से शॉर्ट चेक करने के लिए पहले डैश को हटाएं फिर डिस्कनेक्ट करें। फ्यूज़ को तो हटा दें पहले, उसी कंपोनेंट का फ्यूज़ जिसकी हम शॉर्टिंग चेक कर रहे हैं ग्राउंड से, और उसके बाद उस पर जो कोई लोड पड़ रहा है तो उसको हटा दें। तो ये चीज़ें हमने सारी चेक करनी है। या पूरी वायरिंग को चेक करना है शॉर्ट, तो पूरे फ्यूज़ हटा दो और लोड को हटा दो, फिर चेक करें हम, तो हमें पता लग जाएगा कि कोई हमारी फ्यूजिंग मतलब जो कोई ऐसा कंपोनेंट है या वायरिंग सिस्टम में कोई वायर अर्थ तो नहीं है, मतलब बॉडी के साथ अटैच तो नहीं। तो आशा करते हैं आपके इस सेकंड पार्ट के साथ बहुत अच्छे से रिवीजन कवरिंग हो चुकी होगी, क्विक रिवीजन, और आपने इस वीडियो को और पिछले पार्ट को भी पूरा देख लिया होगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।